ओके जी बेटा, आज जो हमने चैप्टर रिवाइज करना है वो है चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा आपने इलेक्ट्रिक करंट की ही डेफिनेशन बतानी है। तो आपको पता है वो क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम Q/T। ठीक है, फिर है कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। बेटा कन्वेंशनल वो होते हैं जो पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव पे एंड होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जो नेगेटिव से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव पे एंड होते हैं। ठीक हो गया, ये आप थोड़ा सा बुक से भी देख लीजिएगा। सोर्सेज ऑफ करंट, तो कि बेटा करंट कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो बेटा ये तो आपको पता होगा, बैटरी से आ सकता है। ठीक हो गया, और जनरेटर से आ सकता है, किसी भी सेल से आ सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें आप बता देंगे। ठीक है, आगे हमने देखना है ये जो इफेक्ट है ना करंट का, वो कैसे होता है, किस किस चीज़ पे कैसे इफेक्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले एक हीटिंग इफेक्ट है, फिर है मैग्नेटिक इफेक्ट और फिर है केमिकल इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट आपको पता है बेटा, कोई भी चीज़ है जिसमें से करंट पास हो रहा है तो वो हीट अप होना शुरू हो जाती है। इवन के जो आपके लाइट बल्ब्स है ना, आप उसी के एग्जांपल ले लें, वो जितना जितना जलते जाएंगे वो हीट अप होना शुरू हो जाएंगे। और उसका रिलेशन क्या है, H=I²RT। क्या क्या एग्जांपल बता सकते हैं आप इसमें, इलेक्ट्रिक हीटर की बता सकते हैं, टोस्टर की, जो भी आप बताना चाहें। ठीक हो गया, आगे है मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये भी आपको पता है, किसी भी डिवाइस में से जब करंट पास होता है ना तो उस वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। आपने चैप्टर 14 में भी सारी बातें डिस्कस की हुई हैं। तो ये किस लिए यूज इन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, ये हमारे पास करंट की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। अब ये किस किस में होता है, मोस्टली मशीन्स में होता है, मोटर्स वगैरह जो होती है ना उनमें पाया जाता है। केमिकल इफेक्ट में क्या है बेटा, सबसे पहले आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का डिस्कस करना है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के मज़ीद 3 पार्ट्स हैं, एक है इलेक्ट्रोलाइट, एक है इलेक्ट्रोड और एक है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर तो वो वाला कंटेनर कह लें कि जिसमें ये सारा प्रोसेस हो रहा है। ठीक हो गया, इलेक्ट्रोड्स क्या हैं कि एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है, यानी कि एक एनोड और एक कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये असल में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, और इसी के थ्रू आप क्या करवा सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस के थ्रू आप क्या करवा सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करवा सकते हैं। इसमें आप कॉपर सल्फेट की एग्जांपल दे सकते हैं। आगे जाके Cu++ और SO4- में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लीजिएगा। आगे आ जाए ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ आपको पता है V=IR होता है, और इसकी मज़ीद 2 टाइप से कौन कौन सी, एक है ओहमिक कंडक्टर, एक है नॉन ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर बेटा वो हैं जो ओहम लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करते हैं। तो फिर नॉन ओहमिक क्या होंगे, जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करते होंगे, ऐसे ही है। तो बेटा ओहम में आप ओहमिक कंडक्टर में जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। वोल्टेज और करंट के दरमियान जब भी ग्राफ बनेगा तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो फिर बेटा ये उसका अपोजिट होगा, ये स्ट्रेट नहीं होगा। स्ट्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, ये कर्व होगा थोड़ा सा। देखें ये कुछ टाइम तक स्ट्रेट रहा, उसके बाद ये बैंड हो गया, तो ओवरऑल तो देखा जाएगा ये असल में कर्व पाथ ही देखा जाएगा। होना चाहिए था इसको स्ट्रेट पाथ में, लेकिन ये कर्व है। तो ये ऐसे मटेरियल है जो सेमीकंडक्टर डायोड है, वो हमेशा इस तरह का कर्व शो करते हैं। और जो सिल्वर, गोल्ड, इस तरह की जो आइटम्स हैं वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन को शो करते हैं, इसलिए हम उन्हें ओहमिक बोलते हैं। आगे बेटा कुछ रिलेशंस हैं, देखिए रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का आपको पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, रुकावट। ठीक हो गया, तो फिर कंडक्टेंस क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है, यानी कि ये रोकती है करंट को, और ये क्या करती है, अलाउ कर देती है, पास करवा देती है। आगे देखिए कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपने अल्फा से डिनोट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे है कार्बन रेजिस्टर, तो इनको याद करने लगे बेटा आपको एक ही ये लाइन याद करनी पड़ेगी, आपको इजी हो जाएगा। B रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, इनके स्टार्टिंग के वर्ड ले रहे हैं। देखिए B मतलब ब्लैक और ब्राउन, R मतलब रेड, O मतलब ऑरेंज, Y मतलब येलो, G मतलब ग्रीन, B मतलब ब्लू, V मतलब वायलेट, G मतलब ग्रे, W मतलब वाइट। ठीक हो गया, इनकी नंबरिंग एज इट इज़ करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सारे आपने नंबर्स याद करने और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपने रजिस्टर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते जाना है। ठीक हो गया बेटा, जो लास्ट पोर्शन होता है ना, जो लास्ट बैंड होता है, इसके 3-4 पोर्शन है। ठीक है, फर्स्ट जो है फर्स्ट नंबर को शो करता है, सेकंड जो है सेकंड नंबर को शो करता है, लेकिन जो थर्ड है ना वो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को कैलकुलेट करता है। ठीक है, यानी कि अगर थर्ड पे मेरा रेड है, ठीक है ना, थर्ड ये देखें जैसे 1 2 3 और ये फोर्थ, इस तरह का अगर आपके पास रजिस्टर है तो थर्ड जो है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को बताता है। अगर यहाँ पे सपोज करें रेड कलर है, ठीक है, तो बेटा रेड पे क्या नंबर आ रहा है, 2, तो इसका मतलब है 2 ज़ीरो लगाने हैं आपने।
और 4 तो है टॉलरेंस। तो आपने यहाँ पे या तो गोल्ड होगा बेटा या सिल्वर कलर होगा, इस तरह से 2 ही कलर होंगे। अगर सिल्वर है तो आपको पता है 10% टॉलरेंस होगी, और अगर गोल्ड है तो आपको पता है ±5% टॉलरेंस होगी। और अगर बेटा फोर्थ बैंड है ही नहीं तो आपके पास 20% इसकी टॉलरेंस होगी। और अगर कोई भी बैंड ना हो, ना पहला हो ना दूसरा ना तीसरा, कोई बैंड हो ही ना, तो आपने बताना है कि उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो हमेशा 0 ली जाएगी। ठीक है, आगे है रियोस्टेट। बेटा रियोस्टेट क्या होता है, असल में ये वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे ही यूज़ करते हैं। तो 2 पार्ट्स हैं इसके, एज अ वेरिएबल रजिस्टर भी यूज़ करते हैं, एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज़ करते हैं। तो देखिए बेटा ए और बी के दरमियान में मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और ये जो सी है इसे आप बोलते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया। आप क्या करते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ना कभी ए के पास ले जाते हैं, कभी बी के पास लेके जाते हैं। अगर आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ए से दूर लेके जा रहे हैं या ए से फार अपार्ट लेके जा रहे हैं और लेके जा रहे हैं टूवर्ड्स बी, ठीक है, टूवर्ड्स बी, तो आपके पास रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगी। क्यों बेटा, क्योंकि देखें ना कितना ज़्यादा पोर्शन मिल गया रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन करंट क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ए के पास लेके जाते हैं, टूवर्ड्स ए लेके जाते हैं और बी से अवे लेके जाते हैं, तो आपकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी और करंट इंक्रीज हो जाएगा। सेम इसी तरह से आपका पोटेंशियल डिवाइडर भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लेंथ का भी जिक्र करेंगे। देखिए पॉजिटिव को कनेक्ट किया हुआ मैंने पॉइंट ए के साथ, और नेगेटिव को कनेक्ट किया हुआ मैंने पॉइंट बी के साथ, और स्लाइडिंग टर्मिनल वही कि चाहे आप बी के पास ले जाएं चाहे आप ए के पास लेके जाएं। अगर आप टूवर्ड्स ए लेके जा रहे हो और अवे फ्रॉम बी लेके जा रहे हैं, तो बेटा देखें ना रेजिस्टेंस की लेंथ इंक्रीज नहीं होगी। अगर एल इंक्रीज हो रहा है तो आर भी इंक्रीज होगा। आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एल इंक्रीज तो आर भी इंक्रीज, लेकिन इस तरफ जाएंगे तो बेटा एल भी डिक्रीज आर भी डिक्रीज, और वी इक्वल्स टू आई आर, इस तरह से आप रिलेशन बता देंगे। ठीक हो गया जी। बेटा आगे देखें, आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर है, तो बेटा पावर को तो आपको पता है वो क्या है, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। ठीक हो गया, या एनर्जी कह लें या वर्क डन कह लें, ये आपको पता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से कि वर्क डन इक्वल होता है एनर्जी के। तो मैंने क्या कर दिया, पावर का फॉर्मूला कर दिया W/T। अब W क्या होता है बेटा, ये आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है पोटेंशियल का, वो क्या होता है V इक्वल्स टू W/Q। अगर आप यहाँ से W निकालें तो ये हो जाएगा VQ। तो देखिए मैंने वही नहीं लिख दिया V डेल्टा Q/डेल्टा T। ठीक हो गया। अब बेटा ये Q/T अभी मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया, ये तो करंट नहीं बन गया Q/T I, है ना, तो मैंने I लिख दिया इसकी जगह। ठीक है। अब एक और रिलेशन मुझे पता है V इक्वल्स टू IR। ठीक हो गया। तो मैंने क्या लिखा, इस V की जगह वही रिलेशन लिख दिया IR, और वो पहले वाला I एज इट इज़, I और I स्क्वायर नहीं हो गया, और R इस तरह का मेरे पास एक और रिलेशन बन गया पावर का। ठीक है बेटा, इसी रिलेशन में देखें, अगर मैं इसी फॉर्मूले की मदद से आई की वैल्यू निकालती हूँ, आई इक्वल्स टू V/R नहीं हो जाएगा, तो आई की जगह मैंने V/R लिखना है, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये R आ जाएगा। तो देखिए V स्क्वायर बन गया, R स्क्वायर बन गया, और R एक R से कैंसिल हो गया, तो पावर का एक न्यू फार्मूला भी जनरेट हो गया, वो क्या है V²/R। और पावर का यूनिट भी पता है आपके पास वॉट होता है। तो बेटा 3 फार्मूले पढ़ लिए, एक आपने पढ़ा VI, एक पढ़ लिया आपने I²R, और एक आपने पढ़ लिया I²R, एक पढ़ लिया आपने V²/R। ठीक हो गया। तो ये तीनों रिलेशन कहीं ना कहीं यूज़ होते रहते हैं। आगे देखें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊँ ना, ये जो बैटरी है ना, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल। बेटा जो कोई भी चार्ज है ना, कोई भी चार्ज है, वो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव तक जो भी एनर्जी सप्लाई कर रहा है ना, उस पूरी एनर्जी को आप क्या नाम देते हैं, EMF का। ठीक हो गया। तो फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा, वो क्या है एंड पॉइंट के, ठीक है ना, करंट जो ड्रॉ हो रहा है ना, वो पॉजिटिव से ले के पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है, उसके बाद दोबारा से इस नेगेटिव तक आ जाता है, तो ये पूरा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अंदर यानी कि बैटरी के अंदर जो होगा वो होगा EMF। तो मैं ऐसे कह लूँ EMF जो है तो इनसाइड द बैटरी होता है, या इनसाइड द सोर्स, जो भी आपने सोर्स यूज़ किया है, क्योंकि सोर्स हम बैटरी को ही यूज़ करते हैं। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसे मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकती हूँ, और आउटसाइड द बैटरी, क्योंकि देखिए अंदर वाला तो कोई काम ही नहीं है, बाहर से सारा काम हो रहा है, तो इसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकती हूँ। ठीक है बेटा, आगे देखें किरचॉफ के रूल्स हैं। किरचॉफ आपको पता है एक तो ना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। सिंपल नेटवर्क के लिए तो हम सिंपल लॉज यूज़ कर लेते हैं, वोल्टेज का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, V = IR।
लेकिन जब कॉम्प्लेक्स हो जाए यानी कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, करंट ज़्यादा हो जाए, बैटरी ज़्यादा हो जाए, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाता है। इसलिए उसके लिए हमें किरचॉफ रूल यूज़ करने पड़ते हैं। तो बेटा किरचॉफ के दो रूल हैं, एक है फर्स्ट रूल ऑफ किरचॉफ, एक है सेकंड रूल ऑफ किरचॉफ। तो फर्स्ट रूल में जो कंजर्वेशन होल्ड करती है वो होती है चार्ज की, चार्ज मतलब क्यू, ठीक है, या फिर यूँ कह लें क्यू है तो फिर आई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी भी पता होगा, यानी कि अगर चार्ज कंजर्व है तो फिर ऐसा कह सकते हैं करंट इन्वॉल्व होगा। और जो दूसरा है सेकंड लॉ, उसमें आपकी कंजर्वेशन होल्ड करती है एनर्जी की। देखिए मैं पहले आपको बताती हूँ, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दो हैं, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे मीटअप करें। देखिए अपकमिंग जो करंट है I1 रेजिस्टेंस से पास थ्रू करता हुआ इस पॉइंट तक आएगा, I2 भी इस रेजिस्टेंस से पास करता हुआ इधर आएगा। बेटा जितना करंट आ रहा है ना उतना ही जाने वाला करंट होगा, ठीक है। कमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउट गोइंग करंट। तो मैं ऐसे कह लूँ I1 प्लस I2 इन दोनों का सम इक्वल होगा I3 प्लस I4 के सम से, और अगर इस साइड पे लेकर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे और इक्वल टू हो जाएगा 0। तो मैं ऐसे कह लूँ ना चार्ज की कंजर्वेशन होल्ड की, क्योंकि देखिए करंट आ गया। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ना आपके पास जो करंट है ना वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट कहाँ से होगा, इस नेगेटिव पोटेंशियल से, क्योंकि ये बैटरी जो है ना असल में इसका जो पोटेंशियल है ना बैटरी का वो थोड़ा सा लो है, तो नेगेटिव शो कर रहा है नेगेटिव लो को। तो यहाँ नेगेटिव से शुरू होगा और कहाँ जाएगा, पूरा सर्किट कंप्लीट होता है वापस यहीं इसी पॉइंट पे आ जाएगा। बेटा यहाँ से चलना शुरू हुआ, रेजिस्टेंस के अक्रॉस फिर से ड्रॉप आया होगा नेगेटिव, फिर वही यहाँ से देखें पॉजिटिव को नेगेटिव तरफ जाने में यहाँ पे भी जो भी वैल्यू आएगी वो भी नेगेटिव कैरी की जाएगी, यहाँ पे भी डिसिपेशन होगी उसकी वजह से भी नेगेटिव, और करते करते पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाए। ठीक है बेटा, देखिए चार्ज आ रहा है ना, तो पॉइंट 1 के लिए ये बैटरी 1 कह लूँ और इसको मैं बैटरी 2 कह लूँ। मैं ऐसे कह लूँ E1 इज़ ग्रेटर देन E2, ये बैटरी बड़ी है, ठीक हो गया, लो पोटेंशियल यहाँ से शुरू हो रहा है। तो बेटा मैं कह दूँ यहाँ पे एक चार्ज है और वो आगे जाना चाह रहा है, ठीक है, E1 से जाएगा, तो मैं ऐसे कह लूँ चार्ज E1, तो देखें E1 डेल्टा क्यू आ गया। कहाँ से पास हो रहा है, उसमें अब रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा, वहाँ पे करंट भी होगा, और रेजिस्टेंस ये कौन सी है R1, और चार्ज डेल्टा क्यू। तो मैं कह लूँ IR1 डेल्टा क्यू, और हमेशा बेटा रेजिस्टेंस में से ड्रॉप आता है, या यूँ कह लो यहाँ पे डिसिपेशन होती है, खर्च होता है, ठीक है। जब खर्च होता है तो फिर हमें नेगेटिव यूज़ करना पड़ता है। आगे आ जाए दूसरी बैटरी की तरफ, तो देखें यहाँ पे भी डिसिपेशन होगी, तो ये क्या हो जाएगा -E2 डेल्टा क्यू। सेम इसी तरह से फिर आगे रेजिस्टेंस आ जाएगी और वो R2 है, -IR2 डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, बस डेल्टा क्यू कॉमन ले लिया, पीछे जो बचा वो लिख लिया E1 -IR1 -E2 -IR2 इज इक्वल टू 0। और ये चार्ज जब उस तरफ आएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो देखिए ये जो रिलेशन है ये हमें सारे वोल्टेज नहीं बता रहे, E मतलब एनर्जी, IR मतलब वोल्टेज, और वोल्टेज मतलब भी पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास, ये भी एनर्जी ये भी एनर्जी, तो ये सारे क्या हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है, ठीक हो गया। आगे देखें व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ना हम असल में अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा इसमें देखें डायग्राम अच्छे से समझ लें, आपको क्लियर हो जाएगा। ABCD, A और B के दरमियान में भी एक रेजिस्टेंस लगी है, B C के दरमियान में भी एक रेजिस्टेंस, C और D के दरमियान में भी एक रेजिस्टेंस है, A और D के दरमियान में भी एक रेजिस्टेंस है। मैंने सब रेजिस्टेंस के नेम मेंशन कर दिए, ठीक हो गया। B और D के अक्रॉस हमने गैल्वेनोमीटर लगा। बेटा B और D का जब पोटेंशियल सेम हो जाता है ना, तब हमारे पास कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती गैल्वेनोमीटर में, ठीक हो गया। नो डिफ्लेक्शन कब, जब हमारे पास B और D सेम पोटेंशियल पे आ जाए, या फिर मैं ऐसे कह लूँ जब I1 इक्वल हो जाए ना I2 के, इधर के करंट दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो भी मैं कह सकती हूँ B और D में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएंगे, ये सेम पोटेंशियल पे होंगे। और इस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, बैलेंस कंडीशन, ठीक हो गया। आगे देखें इसकी इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। लूप 1 देखें, वो कौन सा, ABDA, ठीक है। मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप जब भी जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव साइन आता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो देखें यहाँ से देखें मैं इधर गई हूँ I1, यू करना है ना, तो पहले चलें ये वाला कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है आपने उसे डिनोट करना है RG से। तो देखें I1 जाएगा ना, I1 RG, लेकिन रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस के क्रॉस नेगेटिव आएगा, तो मैं ऐसे कह लूँ -I1 RG। तो देखें एक टर्म आ गई, ठीक है। आगे आए R1 पे, तो बेटा इधर भी माइनस आएगा, और करंट कौन सा I1, तो मैं ऐसे कह लूँ -I1 R1 0.1 वाला आ गया। सेम इसी तरह से ये 3 रेजिस्टेंस 3 में से जाएगा कौन, करंट I1, तो मैं ऐसे कह लूँ -I1 R3 -I1
I1 R3, ये 3 टर्म्स तो आ गई। बेटा ये तो जो करंट आ रहे हैं ना वो देखिए दूसरे सर्किट में से आ रहे हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर इन दोनों का है, तो मैंने इसलिए कह दिया कि I2 RG के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। सेम इसी तरह से R3 भी बेटा थर्ड वाले सर्किट में से आ रहा है, यानी कि थर्ड वाले लूप में से आ रहा है, वो कितना है I3 R3। इस तरह से मैंने एक इक्वेशन बना ली। सेम इसी तरह से आप इक्वेशन 2 भी बनाएंगे, और आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशन में से जो कॉमन आ रहा है अलग अलग कॉमन लेके I1 की जगह आपने I2 पुट कर देना है। ठीक हो गया जी बेटा। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी और आपके पास सिर्फ ये बचेगा R1 ओवर R2 इज इक्वल्स टू R3 ओवर R4। और अगर फोर्थ वाली रेजिस्टेंस आपको अननोन है तो आप क्या करेंगे, फोर्थ वाली कैलकुलेट कर लेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि व्हीटस्टोन जो है हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। आगे बेटा पोटेंशियोमीटर, ये आपने कर लेना है, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो देखें। व्हाट आर थर्मिस्टर्स, गिव देयर 2 यूजेस। बेटा थर्मिस्टर्स बताने और आपने इसके 2 यूजेस बताने। वाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर, ये आपका एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। डू बैंड इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन अ 500 वाट 220 वोल्ट लाइट बल्ब देन इन अ 100 वाट एंड 220 बल्ब। तो बेटा ये आपने पावर इसमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये भी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड राइट इट्स फार्मूला, ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन। बेटा ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हैं ना तो आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल पावर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पावर डिसिपेशन इन अ रेजिस्टर, ये आपको मैंने अभी करवाया है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन किरचॉफ रूल, ये भी मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया। व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज, हाउ इट इज़ यूज टू फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस, ये भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। व्हाट इज़ पोटेंशियोमीटर, डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ये भी अब आप देख लीजिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें से 1, 2, 4 और 5 ये आपने बहुत अच्छे से कर लेना है।